हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के डेली करंट अफेयर को। और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं 14 अगस्त के सभी करंट अफेयर को। सभी करंट अफेयर, सभी फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको अवेलेबल है। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने हाल ही में टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 8,146 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह परियोजना भारत के किस राज्य में बनाई जाएगी? तो टाटो सेकंड एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण किया जाने वाला है पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए ऑलमोस्ट 8,146 करोड़ रुपए का बजट हाल ही में आवंटित किया है। तो नाम है टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है शियोमी डिस्ट्रिक्ट। यहां पर एक रिवर बहती है, शियोम रिवर। इसी रिवर पर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाया जाने वाला है। इसकी अगर हम ऑल ओवर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एक संस्था है और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी। और प्रोजेक्ट को यहां से बनने में लगभग 6 साल का समय लग सकता है। तो टोटल अभी बजट आवंटित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए ये सुर्खियों में है। 8,146 करोड़ 21 लाख रुपए का ये टोटली बजट है। अगर हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो ये 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। सियोम रिवर पर है, सियोम रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती है। ये ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है ना। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सियोम रिवर पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके पहले टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई थी, जो कि 186 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। यह भी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। लेकिन यह बनाया जा रहा है एक दूसरी नदी पर जिसका नाम है यारजेप रिवर। यारजेप रिवर सियोम रिवर की सहायक नदी है और सियोम रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो यारजेप रिवर पर टाटो वन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है 186 मेगावाट। और जो टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण किया जा रहा है सियोम रिवर पर। विद्युत उत्पादन क्षमता है 700 मेगावाट। ठीक है। देखिए, अगर हम भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की बात करें तो इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है वर्तमान में वो 49,000 मेगावाट से ज्यादा है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो वर्तमान में एक्टिव है ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की बात करते हैं तो ये हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है जिसका नाम है कोयना जल विद्युत परियोजना। महाराष्ट्र में कोयना रिवर पर। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही 2025 से 2035 तक का जो टाइम पीरियड है उसे डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। तो अरुणाचल प्रदेश पूरे 10 साल का जो एरा है, जो डिकेड है, उसको मना रहा है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर के रूप में। इसीलिए लगातार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो टाटो जल विद्युत परियोजना भी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। आगे चलें। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? आईसीसी हर मंथ के परफॉर्मेंस के आधार पर प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड देते, मेंस कैटेगरी में और विमेंस कैटेगरी में। अब देखिए, जुलाई मंथ का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर अब अगस्त में आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है और ये है इंडिया के शुभमन गिल। लास्ट मंथ एक सीरीज खेली गई थी इंग्लैंड के साथ, तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी। पहली बार ही इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया। पहले अलग अलग नामों से जानी जाती थी, जैसे पटौदी ट्रॉफी, एंथोनी ट्रॉफी, इन नामों से इसे जाना जाता था अलग अलग। अब इन दोनों नामों को खत्म किया गया और मिक्स किया गया और अब ये कहलाती है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। पहली बार इसका आयोजन किया गया, इंग्लैंड में हमारी टीम खेलने गई थी। वहां पर शुभमन गिल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया जुलाई 2025। तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी में इन्होंने 567 रन बनाए थे, 567 रन।
सबसे ज्यादा पूरी ट्रॉफी के। इसीलिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई मंथ के लिए शुभमन गिल इंडिया। 4 बार शुभमन गिल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया जा चुका है। वहीं पर अगर हम विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो ये खिताब दिया गया सोफिया दुनक्ले को, जो कि इंग्लैंड की क्रिकेट प्लेयर है, फीमेल। ये इनका पहला आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है। ठीक है, तो मेंस कैटेगरी विमेंस कैटेगरी दोनों हो गई, ये जुलाई की है। अगर हम जून मंथ की बात करते हैं तो जून मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी का अवार्ड दिया गया था एडन मैक्रम को, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। इन्होंने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। और विमेंस कैटेगरी में हेले मैथ्यूज को यह अवार्ड दिया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज की फीमेल प्लेयर है। आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। काफी बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन पूछा जाता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। 1909 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो इंग्लैंड के लंदन में था। 2005 तक जब से संस्था स्थापना हुई, लंदन में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 2005 के बाद दुबई में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया और अभी इसका हेडक्वार्टर दुबई में देखने को मिलता है। और जय शाह वर्तमान में इसके चेयरमैन के पद पर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। 15th जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष विनर रही है? कंपटीशन कौन सा है? 15th जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप, इसमें लगातार दूसरे साल विनर रही है हॉकी झारखंड की टीम। हॉकी झारखंड ने फाइनल में हरियाणा की हॉकी टीम को हराकर यह चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीती। अच्छा, आयोजन कहां हुआ था? तो आयोजन किया गया है अगस्त 2025 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा नाम के शहर में। 15th जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियन विनर हो गया हॉकी झारखंड लगातार दूसरे साल। रनर अप हो जाता है हॉकी हरियाणा और तीसरे प्लेस पर रही है उत्तर प्रदेश की हॉकी। ये जो चैंपियनशिप है, 20 साल से कम उम्र की जो महिला प्लेयर होती ना हॉकी की, वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप 2025 में जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो चैंपियनशिप आयोजित की गई, वो 15वां एडिशन है इस चैंपियनशिप का। और हॉकी इंडिया, जो कि भारत में हॉकी खेलों को गवर्न करती है, ये इसका आयोजन करवाती है। हॉकी खेलों को गवर्न करने वाली इंडियन संस्था है। पहले एक दूसरे नाम से संस्था थी, इंडियन हॉकी फेडरेशन, लेकिन 2008 में क्योंकि करप्शन के चार्जेस थे तो इसको भंग कर दिया गया था और फिर फाइनली 2008 के बाद अस्तित्व में आई हॉकी इंडिया। और अब ये भारत में हॉकी खेलों को रेगुलेट करती है। तो जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भी हॉकी इंडिया ही करवाता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष के पद पर हैं वर्तमान। तो ये तो बात हो गई जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप की। विनर झारखंड और रनर अप हरियाणा। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप के बारे में। ये अभी खत्म हुई थी 8 अगस्त को। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था और इसकी विनर रही थी पंजाब की हॉकी टीम और रनर अप रही थी झारखंड की हॉकी टीम। तो इसे भी याद रखिए, 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप। विनर कौन? पंजाब, रनर अप झारखंड और थर्ड नंबर पर रहा था उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे की सेल शुरू हो गई है आज से। वैसे कल इंडिपेंडेंस डे है आप सभी के लिए, तो सेल आज से शुरू हो गई है। आपको सभी कोर्सेस, जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस है, वो दोनों ही एप्लीकेशन पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी किसी प्रकार का अगर आपको हर्डल आता है। तो इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। वैसे कल है इंडिपेंडेंस डे, तो कल बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक हम अगला क्वेश्चन। लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 में 25 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो अच्छा, बिल कौन सा है, बिल का नाम क्या है, पहले वो देखो।
इंडियन पोर्ट बिल या पोर्ट्स बिल 2025, ये रिसेंटली लोकसभा में पास किया। एक पहले से हमारे पास पोर्ट्स के मैनेजमेंट के लिए पहले से एक एक्ट है इंडिया में जो अभी तक काम कर रहा था, यह है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। ये अंग्रेजों के शासनकाल में लाया गया था और आज तक चल रहा है। ऑलमोस्ट 116 साल हो गए इसको, ये आज तक चल रहा है। अब इसको रिप्लेस किया जा रहा है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 के माध्यम से। तो लोकसभा में इस बिल को हाल ही में पास किया गया, राज्यसभा में पास होने के बाद और प्रेसिडेंट के साइन मिलने के बाद ये बन जाएगा प्रॉपर कानून और ये रिप्लेस कर देगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को, जो कि अभी तक इंडिया में कार्यरत है। पोर्ट के बेहतर मैनेजमेंट के लिए, है ना, इंडियन पोर्ट्स को और ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए ये नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। देखिए फीचर्स की बात करें कि बिल के फीचर्स क्या होंगे, वैसे तो हमसे फीचर्स नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम कैजुअल इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम देखें तो एक स्टेट मैरीटाइम बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया है। हर राज्य में स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स बनाए जाएंगे ताकि जितने भी स्टेट है वो अपने यहाँ के जो छोटे छोटे पोर्ट है, नॉन मेजर पोर्ट, ऐसे राज्य बनाएंगे जहां पर पोर्ट हैं, जहां पर समुद्री उनकी सीमाएं लगती है। फॉर एग्जाम्पल दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, गोवा, केरला, तो ये स्टेट एक बोर्ड बनाएंगे, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, ताकि जो छोटे पोर्ट्स हैं उनके मैनेजमेंट और रखरखाव और उनको रेगुलेट करने के लिए ये बोर्ड्स काम कर सके। इसके अलावा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटीज का निर्माण किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ये कमिटीज बनाएगी ताकि छोटे छोटे पोर्ट पर यूजर्स या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये संस्था, ये कम्युनिटी उसे सॉल्व कर पाए। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाएगा ताकि जो पोर्ट्स है उनके लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाई जा सके। इसके अलावा पोर्ट्स को मार्पोल और बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन जैसे जो इंटरनेशनल रूल्स है उनको फॉलो करने के लिए यह बिल लाया गया। करना ही पड़ेगा पोर्ट को, इन इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, जो कन्वेंशन है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस बिल में काफी सारे बदलाव किए गए। यहां पर आपको ये दो चीजें कंफ्यूज कर रही होगी कि सर ये क्या है। देखिए मार्पोल की बात करें तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है मार्पोल। कोई भी देश अपने यहाँ पर जो पोर्ट से वहां से डंपिंग ऑयल या एयर पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास करेगा और इसको रोकने के काम करेगा, ये मार्पोल ट्रीटी कहती है, मैरीटाइम पॉल्यूशन ट्रीटी से कहा जाता है, 1983 में बनी थी। तो एक तो इसको फॉलो करना सभी राज्य की जिम्मेदारी हो जाएगी, जहां पर भी पोर्ट है सभी पोर्ट की जिम्मेदारी हो जाएगी। और बैलेंस्ड वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन की बात करें तो जो खतरनाक जलीय जीव है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से रोकना पोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। क्या होता है जब शिप चलते हैं ना बड़े बड़े समुद्र में, तो देखिए अगर उन पर माल लोड है, गुड्स लोड है, कोई भी सामान लोड है, तब तो वो स्टेबल रहेगा। लेकिन जब कहीं पर उसने जाके माल खाली किया किसी पोर्ट पर, अब वापस वो रिटर्न आया तो भाई समुद्र में तो बहुत हल्का है, डूब जाएगा। तो क्या किया जाता है, एक जगह से उसमें पानी भर दिया जाता है, पानी भर दिया वहां के समुद्र का, और दूसरी जगह पर लाके फिर पानी खाली किया जाता है और फिर माल लोड किया जाता है। ये एक प्रोसेस है ताकि संतुलन रहे समुद्र में, शिप के अंदर। तो जब एक मान लो कि यहाँ से कोई शिप गया इंडिया के पोर्ट से, चेन्नई से, वो माल लेकर गया, मान लो वो गया जर्मनी या इटली के किसी पोर्ट पर। अब इटली के किसी पोर्ट पर गया और वहां से उसने पानी भरा, क्योंकि माल तो अनलोड कर दिया, अब पानी भरा, वापस इंडिया आया। अब उसने ये वो पानी यहाँ पर खाली किया। अब बहुत सारे जो हार्मफुल जली जीव है वो वहां से यहाँ आ सकते, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी ऐसा। तो उसको रोकने के लिए ये एक पर्टिकुलर ट्रीटी है, कन्वेंशन है, तो इसको भी पोर्ट लागू करेंगे। ये प्रावधान हमको इस बिल में देखने को मिलता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 से देश में लागू है, इसको रिप्लेस करेगा इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 जब ये लागू हो जाएगा। अभी तो लोकसभा में पास हुआ है, ठीक है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए कैटलिस्ट सेल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैटलिस्ट सेल नाम का एक सेंटर आप समझ सकते हैं कि विभाग समझ सकते हैं, कैटलिस्ट सेल, इसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है वर्तमान में कर्नाटका गवर्नमेंट को। आंसर ले लेते हैं, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है?
राज्य में अगर कोई कंपनी बिजनेस लगाना चाहती है, कोई बिजनेस सेंटर खोलना चाहती है, किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहती है, तो जरूरी है कि राज्य सरकार उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा लिबरल होना चाहिए कंपनीज के लिए, ताकि कंपनी वहां पर अपना सेंटर लगाए, है ना। राज्य सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट मिलना चाहिए पॉलिसीज में। लाइसेंस की जो प्रोसीजर है वो ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। वहाँ के जो लोकल मेंबर है, जो जिनसे काम करवाना है, कर्मचारी इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। तो अगर किसी राज्य में किसी कंपनी को ये सारी सहूलियतें मिल जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी वहां जाकर अपना प्लांट लगाएगी। एमपी में सहूलियत मिल रही है तो एमपी में लगाएगी, गुजरात में मिल रही है तो गुजरात में लगाएगी। मान लो आज एप्पल कंपनी इंडिया में आती है, अपना सेंटर्स खोलती है, तो उसको फैसिलिटी राज्य सरकार दे रही है कि नहीं, वहां पे कर्मचारी अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं काम करने के लिए, माहौल मिल रहा है कि नहीं, लाइसेंस प्रोसीजर किस राज्य में कितनी अच्छी है, तो इस हिसाब से आके वो अपना सेंटर डालेगी। तो इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए कैटलिस्ट सेल की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है कर्नाटक सरकार को। कर्नाटक ने एक विभाग बनाया है, एक स्पेशल यहां पर डिपार्टमेंट बना दिया है और इसको लॉन्च किया है, ताकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को सपोर्ट किया जा सके राज्य में। अब ये एक नया टर्म आया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? तो देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में आप जानते होंगे, है ना। बहुत सारी, जैसे अगर हम एप्पल ही बोलो तो मल्टीनेशनल कंपनी, भारत के बाहर कहीं उनका हेडक्वार्टर है और वो बाहर भारत आकर बिजनेस करती है। अब क्या होता है, वो अपने कस्टमर को सपोर्ट सिस्टम देती है। जैसे सर्विस सेंटर होते हैं, सैमसंग का कोई फोन है या फिर एप्पल का कोई फोन है तो उसके सर्विस सेंटर होते हैं। तो ये होते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ये सेंटर अब अलग अलग जगह पर खोलती है, ताकि उनके जो मेन काम है वो रुके ना, और उनको एक सपोर्ट सेंटर के रूप में, उनकी अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे सेंटर्स वो काम कर सके। तो इसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को सपोर्ट करना कर्नाटका के जो कैटलिस्ट सेल्स है या फिर ये जो डिपार्टमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, आज जो हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करें ना, कंपनी को उस देश में बढ़ाना, किसी भी देश में बढ़ाना, या मेन कंपनी को कई सारी सहायताएं देने के लिए ऐसे सेंटर्स कोई भी कंपनी अलग अलग देशों में स्थापित करती। सैमसंग के सर्विस सेंटर में सैमसंग का फोन नहीं बन रहा, लेकिन जब हमारे फोन में प्रॉब्लम आती है तो वही सर्विस सेंटर हमारा ठीक करता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि सपोर्ट मिल जाता है मेन कंपनी ऐसे सेंटर्स स्थापित स्थापित करने के कारण। अब जो कैटलिस्ट सेल जो बनाया जा रहा है, जो विभाग बनाया जा रहा है, वो इन सेंटर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के मध्य में एक बोल सकते हैं कि पुल की तरह काम करेगा, कि मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उनको माहौल देगा कि वो अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित कर सके कर्नाटका में आकर। तो 45 दिन में जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से उनको सेटअप करेगा, ये विभाग डिपार्टमेंट मदद करेगा, और किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो मल्टीनेशनल कंपनी को देगा। ठीक है, किसी प्रकार की लाइसेंस की प्रोसीजर है तो वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करेगा उस मल्टीनेशनल कंपनी की, है ना। कर्नाटका का एम है कि 2029 तक 500 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को खोला जा सके। कितने? 500 नए। और अभी अगर हम देखें तो कर्नाटका में 875 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। भारत का 30% केवल कर्नाटका में। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है ऐसे सेंटर्स। और अब एक नया विभाग इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है, कहा गया, कैटलिस्ट सेंटर या कैटलिस्ट सेल विभाग। ओके, कर्नाटका का विभाग है। भारत का पहला व्यावसायिक उपग्रह समूह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कितने निजी संस्थाओं के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाया जा रहा है 4 निजी कंपनियों के द्वारा मिलकर। अच्छा, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन की बात करें तो बहुत सारी सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होता है, मतलब एक सिंगल सैटेलाइट की यहां पर बात नहीं की जा रही है, बहुत सारी सैटेलाइट्स ग्रुप में होती है, इसे कहा जाता है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। अब भारत का पहला कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन स्थापित करने वाली है 4 कंपनियां मिलकर, 4 प्राइवेट कंपनियां। ओके,
तो इसकी घोषणा अभी रिसेंटली इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे कहा जाता है इन स्पेस, इसके द्वारा की गई। 4 कंपनियां 1200 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी, इन्वेस्ट करेगी, 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 12 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजेगी। अब ये जो 12 सैटेलाइट है ना, एक ग्रुप में होंगे। सैटेलाइट आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। देखिए, सिंगल सैटेलाइट अगर है तो वो हर जगह पर निगरानी नहीं कर सकती, 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकती। तो ऐसे में जरूरत होती है कि सैटेलाइट का एक पूरा समूह मिले, ताकि सैटेलाइट आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, किसी भी रीजन या पूरे अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भी किया जाता है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का काम, है ना। मतलब समूह में सैटेलाइट स्थापित की जाती है। 12 सैटेलाइट का ग्रुप होने के कारण इनमें कंटिन्यू डेटा अर्थ तक भेजने की कैपेबिलिटी होगी। अब इस डेटा का यूज कहाँ किया जाएगा, तो देखिए, कमर्शियल सैटेलाइट्स ग्रुप है या सैटेलाइट समूह है। तो इस डेटा जो सैटेलाइट्स हैं उनको यूज किया जाएगा अलग अलग चीजों में, जैसे एरिया की 24 घंटे किसी भी एरिया की निगरानी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका यूज किया जा सकता है, इन्वायरमेंट की निगरानी के लिए इनका यूज किया जा सकता है, कहीं भी क्रॉप की स्थिति कैसी है, डैमेज की मॉनिटरिंग करने के लिए यूज किया जा सकता है, और काफी जगह डिफेंस सिक्योरिटी, है ना, सीमाओं की सुरक्षा में ऐसी सैटेलाइट का यूज किया जा सकता है। ये 4 प्राइवेट कंपनियां मिलकर स्थापित कर रही। अब अगर इसरो को मदद चाहिए इन तो कंपनियों से वो खरीद सकती है इन सैटेलाइट की सर्विसेज। तो ये कमर्शियल सैटेलाइट है, आया समझ में। कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन इंडिया का पहला, 4 कंपनियां मिलकर स्थापित कर रही। यहां पर इन स्पेस का भी नाम आया है, तो हम इसकी बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की, इसरो, है ना, या फिर जो हमारा इसरो है, जो हमारे अंतरिक्ष जितने भी प्रोग्राम है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके और प्राइवेट जो कंपनीज है जो स्पेस के सेक्टर में काम करना चाहती है, काम करती है, उनके मध्य में लिंक के रूप में काम करता है इन स्पेस। ठीक है, ताकि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का भी पार्टिसिपेशन बढ़े, इंडिया और स्ट्रांग हो स्पेस सेक्टर में। 2020 में इन स्पेस की स्थापना की गई थी, गुजरात के अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये काम कर। E20 पेट्रोल जो हाल ही में चर्चा में रहा, इसमें 20% कौन सा रसायन या केमिकल मिलाया जाता है, तो एक बायोफ्यूल के रूप में देखा जाता है E20 पेट्रोल। इसमें जो 20% क्या होता है, पेट्रोल तो रहता है, लेकिन 20% एक अलग सब्सटेंस मिलाया जाता है, एक अलग केमिकल मिलाया जाता है, और यह है इथेनॉल, है ना। इथेनॉल एक बायोफ्यूल ही है, आप इसको ऐसा समझिए। इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक प्रकार का बायोफ्यूल ही है। अभी देखिए, E20 पेट्रोल काफी विवादों में रहा है, क्योंकि बार बार सरकार पर आरोप लग रहा था कि E20 पेट्रोल जो है ना, उससे जो जितने भी व्हीकल्स हैं जो E20 पेट्रोल का यूज करेंगे उनका माइलेज गिरेगा, वो व्हीकल्स खराब होंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अपना क्लेरिफिकेशन दिया है, रिस्पॉन्ड किया है, और गवर्नमेंट ने कुछ चीजें एड्रेस करवाई है जो भी विरोध कर रहे थे उनके लिए, कि भाई ये किसी प्रकार से ना तो गाड़ियों को हार्म करेगा, ना तो माइलेज गिराता है। कुछ हो सकता है नेगेटिव पार्ट देखने को मिले, पर ऑल ओवर ये अगर हम इसको तोलें, है ना, अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो ये ऑल ओवर एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है, और बहुत तरीके से इसके फायदे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। देखिए, अगर हम E20 पेट्रोल की बात करें, एक ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल का यूज किया जाता है। अब ये जो एथेनॉल है ना, एक प्रकार का बायोफ्यूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गन्ने से, मक्का से, कृषि की फसलों से, है ना, इससे इथेनॉल बनाया जाता है। अब देखिए, जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, इथेनॉल तो बन गया, गन्ने, मक्का, कृषि फसलों, इनसे जो इथेनॉल बनता है ना, उसके बाद जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है मिक्स करने के लिए, इसे कहा जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। ओके, पेट्रोल में 20% मिलाया जाएगा, इससे क्या होगा, ये बायोफ्यूल के रूप में काम करेगा, पेट्रोल की भी खपत कम होगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और काफी सारे इसके अलग अलग फायदे। इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य था कि 2030 तक हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा कर ले। हालांकि भारत ने 2025 में ही ये जो एम सेट किया था उसको पूरा कर लिया। ठीक है, अभी पूरे भारत में E20 पेट्रोल हमको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग जगह पर उपलब्ध है।
तो अब लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन काफी विरोध हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका क्लेरिफिकेशन दिया है। तो E20 पेट्रोल में जो एक और केमिकल मिलाया जा रहा है 20%, ध्यान रखना वो क्या है, वो इथेनॉल है। बायोफ्यूल है एक तरीके का, गन्ने का, मक्का से, इनसे बनाया जाता है, इनकी फसलों से निकलता है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से फार्मर की इनकम भी बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल ये जहां से इथेनॉल बनेगा वो गन्ना और मक्के की फसलों से ही बनना है। ठीक है, कार्बन एमिशन कम करने में मदद मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी, पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम होगी। ओके, और भारत में जो फॉरेन करेंसी है उसको भी हम रिजर्व कर पाएंगे, बचत होगी। इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक तरीके का अल्कोहल होता है। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये CH3CH2OH होता है, या फिर शॉर्ट में C2H6 या O कहा जाता है, C2H6O। खुले में रखने पे हवा में उड़ जाएगा, इसकी जो खासियत है वो यहाँ पर देखो, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, आसानी से जल जाता है, और एल्कोहलिक ड्रिंक में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है। आगे बढ़े। चर्चित अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित? अमराबाद टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा भारत के तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में ये टाइगर रिजर्व अमराबाद नाम का है, बहुत ही अभी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से 5 विलेजेस को खाली करने की घोषणा की है, कि भैया 5 विलेजेस के जो लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा अदर प्लेस पर। देखिए, पहले तो अगर हम अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो तेलंगाना के 2 जिलों में फैला हुआ है, एक है नागर कुर्नूल जिला और एक है नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। इनमें ये फैला हुआ है टाइगर रिजर्व। टाइगर की बहुत ज्यादा मूवमेंट है। तो क्या होता है कि जो मानव और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों की जान को भी खतरा है, और टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनको एक खाली एरिया मिले। और ऑब्वियस सी बात है, जब विलेजेस है इस एरिया में तो टाइगर और इंसानों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इस टाइगर रिजर्व के जो लोकेशन है, एरिया है, उनमें से 5 गांव के लोगों को नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अलग दूसरे क्षेत्र में ले जाकर वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसकी कमेटी ने इस प्लान को हाल ही में अप्रूवल दिया है, कि ठीक है भाई, कर सकते हैं, वहां से लोगों को हटाना जरूरी। इसलिए अमराबाद टाइगर रिजर्व अभी सुर्खियों में था, भारत के तेलंगाना राज्य में। इसका जो कोर एरिया है जहां से अब गांवों को शिफ्ट किया जाएगा, इससे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्ट एरिया घोषित किया जाएगा, ताकि टाइगर रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए काम किया। अमराबाद टाइगर रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है अभी तक इंडिया का। चिंचू ट्राइब, जो कि तेलंगाना की ट्राइब है, ये इस टाइगर रिजर्व के एरिया में निवास करते, जिनको शिफ्ट किया जाना है। 2611 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, भारत का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर हम देखते हैं भारत का, तो यह है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, 3388 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। आगे चले। ओडिशा ने ओरिसन हैंडलूम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ओडिशा के देखिए काफी सारे हैंडलूम ऐसे हैं जो कि जीआई टैग प्राप्त है। एक हैंडलूम अभी सुर्खियों में था, हथकरघा, है ना, ओरिसन हैंडलूम। इसको प्रमोट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। तो अब माधुरी दीक्षित ओरिसन हैंडलूम को प्रमोट करती हुई दिखाई देगी। ओडिशा राज्य का हैंडलूम है। ओडिशा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है कि माधुरी दीक्षित अब इस हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए राज्य की ब्रांड एम्बेसडर। ओडिशा में काफी सारे हैंडलूम ऐसे हैं जो कि जीआई टैग प्राप्त हैं, जैसे कोटपेड हैंडलूम फैब्रिक, उड़ीसा इकत, बोमकाई साड़ी या फैब्रिक्स, ब्रह्मपुर पट्टा, हबासपुरी साड़ी और कपड़े। ये ऐसे कपड़े और हैंडलूम है, हाथों से बनाए जाते हैं, जिन्हें पहले जीआई टैग दिया जाता। अब माधुरी दीक्षित ओडिशा हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट। अभी जो रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने, कल मैंने आपको बताया था शाहरुख खान के बारे में, टोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके अलावा कुछ समय पहले महेंद्र सिंह धोनी झारखंड राज्य के टूरिज्म एम्बेसडर बने हैं। युवराज सिंह जो कि एक एक्स क्रिकेटर हैं, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनिल कुंबले
कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीरज चोपड़ा ऑल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस हर साल मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब? 13 अगस्त। पूरे वर्ल्ड में ऑर्गन डोनेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना, ऑर्गन डोनेशन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। हर साल इसे 13 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में आंसरिंग द कॉल वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की थीम है। आपको पता है इंडिया में नेशनल ऑर्गन डे भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 अगस्त को, क्योंकि इंडिया में पहला जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था ना, ये 3 अगस्त 1994 में हुआ था एम्स दिल्ली में। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया था वो डॉक्टर जोसेफ मुरी के द्वारा किया गया था। दुनिया में पहला, यहाँ पर 1994 में इंडिया का पहला जो ट्रांसप्लांट हुआ था सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये इंडिया में एम्स में किया गया था, एम्स दिल्ली के डॉक्टरों के द्वारा 1994 में। और दुनिया का पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था 1954 में डॉक्टर जोसेफ मुरे के द्वारा। इन्होंने किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया था, ट्रांसप्लांट किया था। तो इसके लिए इन्हें 1990 में मेडिसिन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, ये जो डॉक्टर हैं। ठीक है, ओके। ये रिलीवेंट जो फैक्ट थे यहाँ पर मैंने आपको बताया, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब? 13 अगस्त। और इंडियन ऑर्गन डे कब मनाया जाता है? 3 अगस्त। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। ठीक है, तो अदर डे की बात करें जो अगस्त में हमको देखने को मिले, जो इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये अदर डे हैं अगस्त के। इसके पहले जो थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो यहाँ पर 4 मैंने इंक्लूड। यहाँ पर हमारे 14 अगस्त के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। डिटेल में हमने एक एक को डिस्कस किया। अब हम एग्जाम बूस्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ समिट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली कुछ समय में आयोजित की गई है, स्पेशली 2025 में। तो इनको देखिए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट भारत का पहला वैश्विक मीडिया मनोरंजन शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन किया गया था हाल ही में मुंबई में 2025। 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये ओडिशा के भुवनेश्वर में 2025 में आयोजित किया गया है जनवरी मंथ में। इसके अलावा 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में। 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। यह एशिया में पहली बार हुआ। और 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024, इसका आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया। तो ये 5 समिट्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया, किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत में किस संस्था को दिया गया? तो ये बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को दिया गया। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में। एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 27। पीएमई ड्राइव योजना को हाल ही में कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो मार्च 2028 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? 4200 करोड़ रुपए। हेप्टा प्लूरम अस्सामिकम, जिसे हाल ही में असम राज्य में खोजा गया, किसकी प्रजाति है? तो ये प्लांट की एक प्रजाति। टेंडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के सिक्किम राज्य। गरुड़ दृष्टि नामक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया महाराष्ट्र राज्य में।
जोमेटो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसने बनाया है शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, है ना। क्षारीय प्रकृति होती है ब्लड की। वयस्क मताधिकार संविधान के आर्टिकल 326 में उल्लेखित कि वयस्कता के आधार पर लोगों को देश में मतदान का अधिकार दिया जाएगा। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1760 में ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी के मध्य। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। एक सुमन महतो और इनके अलावा है निधि सिंह भदौरिया, बिल्कुल सही आंसर आया है आप सभी का। यहाँ पर 2 कमेंट मैंने इंक्लूड किए हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? पहला क्वेश्चन। सेकेंड, मानव शरीर में कुल कितनी लार ग्रंथियां होती? और प्रसिद्ध विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तीनों क्वेश्चन आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। और चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है आपके लिए, और इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।